आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने एक बॉम्बशेल स्टोरी रखते हैं जिसे उर्दू में आप तहलका खेज खबर कहेंगे। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी से भी तकरीबन बड़ी है जो 2 दिन पहले आपके सामने ड्रॉप साइट, जी हाँ, ड्रॉप साइट जो अमरीकी एक जरीदा है, अमरीकी एक अखबार है, जिसने आपके सामने एक पूरी तफसील रखी कि किस तरीके से डी चौक के अंदर जो पूरे का पूरा ऑपरेशन हुआ वो कहाँ प्लान हुआ, मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टरेट में प्लान हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब के अहकामात से प्लान हुआ और उसके अंदर आईएसआई ने सबूत मिटाए, सिग्नल्स और सेलुलर कम्युनिकेशन को जैम किया, एसएसजीज ने गोलियां चलाई। तमाम तफसीलात जो है वो ड्रॉप साइट जो है वो अपनी स्टोरी में दे चुकी है। अब हम आपको जो एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में उस खबर से भी बड़ी है। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो इस्लामाबाद के 4 से 5 बड़े जर्नलिस्टों के पास ये स्टोरी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो इस स्टोरी को कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। जो भी वजूहात हैं वो आप बेहतर मेरे से समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी एक्सक्लूसिवली हमारे पास है। ये दे हम रहे हैं एक्सक्लूसिवली आपको स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी इस्लामाबाद के 4 से 5 बड़े जर्नलिस्टों के पास पूरे सबूतों के साथ ये स्टोरी जो है वो मौजूद है। स्टोरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, जनरल्स और आला ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात जो है, वो इस्लामाबाद पुलिस को प्रेशराइज कर रही हैं कि वो 35 के करीब लाशों की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करें। जी हाँ, मुबैना तौर पर कहेंगे क्योंकि सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन स्टोरी जहां से आई है वो इतने वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं कि उनको ना सिर्फ उनको सुना गया बल्कि काउंटर चेक किया गया, ना सिर्फ उनसे काउंटर चेक किया गया बल्कि इस्लामाबाद के 4 से 5 जय्यद किस्म के सहाफ़ियों से जब मेरी बात हुई तो उनके पास उनके अपने सोर्सेज से यही खबर थी, यही स्टोरी थी। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के अंदर है, शेयर नहीं कर सकते, आप करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। जो आपने हमें मंदरजात बताए हैं वो बिल्कुल हकीकत है और हमारी इन्फॉर्मेशन भी यही है। अब स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी इस वक्त इस्लामाबाद से फरार है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। इस ऑपरेशन के बाद से वो गायब है। इस वक्त वो लाहौर में है। लाहौर में वो कहाँ है, छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले बैकग्राउंड बता दें कि जिस दिन ये ऑपरेशन होना था आईजी को कहा गया था कि आपने ये काम करना है, मीन लोगों की कत्लो गारत में आपने भी शामिल होना है। आईजी पुलिस ने इस चीज़ का वहां पर तो जवाब नहीं दिया जहां पर उसे कहा गया, लेकिन अंदर से उसका फैसला था कि मैंने इस काम में नहीं जाना या मैंने इतनी लाइनें क्रॉस नहीं करनी कि कल को मैं फंस जाऊं। तो पुलिस जब जाए बकुआ पर आई तो पुलिस सिर्फ लाठियों के साथ या जो उनका गेयर होता है जिससे वो प्रोटेस्टर्स को रोकते हैं या पुश बैक करते हैं, उस गेयर के साथ वहां पर मौजूद थी। पुलिस को अहकामात भी ये थे कि आपने गोली नहीं चलानी। उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो गया, शुरू हो गया, तो उस वक्त पुलिस को, ये लफ्ज़ मैं बहुत सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ, डंडा दिया गया आईजी को कि आपके लोगों के पास असलाह क्यों नहीं है। ज़बरदस्ती फिर उनके पुलिस के वो जवान उतारे गए जिनके हाथों में बंदूकें थी। अब उन्होंने गोलियां चलाई या नहीं ये तो कोई आज़ाद जुडिशियल कमीशन ही इस चीज़ को फिगर आउट कर सकता है, लेकिन जो स्टोरी हमारे पास है वो ये है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो उसी दिन से लाहौर मुंतकिल हो गए और वो काबू नहीं आ रहे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बार बार प्रेशर देने के बावजूद वो लाहौर चले गए हैं। और जो हमारी इत्तलात है, हो सकता है आईजी साहब, ये हमारी नहीं, सिर्फ मैंने दोबारा आपको कहा कि चोटी के जो 4 से 5 इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, ये उन सब की मुतफिका मुश्तरका खबर है कि इस वक्त आईजी इस्लामाबाद जो है वो लाहौर में आंख के ऑपरेशन के बहाने किसी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने आंख का ऑपरेशन करवा रखा है। और ये दरखास्त भी दी गई है पुलिस के महकमे के अंदर कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर बार बार प्रेशर डाल रही है कि 35 लाशों की जिम्मेदारी आप लें। ये वो लाशें हैं जो गिर चुकी हैं डी चौक के अंदर, ये वो लाशें हैं जो सर्द खाने के अंदर पड़ी हुई हैं, ये वो लाशें हैं जिनके घर वाले अब उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, उनके नाम भी मिसिंग पर्सन्स के अंदर आ गए हैं। उनके घर वालों को नहीं पता चल रहा कि ये किसी केस के अंदर, इनको, आपको पता है कि सैकड़ों लोगों को केसों के अंदर भी गुम किया हुआ है, गायब किया हुआ है। और आपको एक और खबर भी देंगे आगे कि तकरीबन 200 के करीब लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री के अदारों की कस्टडी में हैं और उन्हें जानबूझकर गायब रखा गया है ताकि अगर आप ऐसा माहौल बनाएं, फजा बनाएं और कहें कि ये देखें ये 400, 500, 300, 800 लोग मिसिंग हैं या 200 लोग मिसिंग हैं, तो बीच में से फिर 40-50 लोगों को निकाल के सामने खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए ये देखिए आप झूठ बोल रहे थे, ये लोग मिसिंग नहीं है या ये लोग मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, ताकि आपके पूरे नैरेटिव में से हवा निकाल दी जाए। तो एक तो मिलिट्री के इदारों ने इस वक्त तक 200 के करीब लोगों को डिफरेंट जगहों के ऊपर छुपाया हुआ है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, जो किसी जेल में नहीं है, किसी हवालात में नहीं है, किसी रिमांड के ऊपर नहीं है, किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। वो खालिस्तान पाकिस्तान की मिलिट्री के डिफरेंट इदारों के पास है, उन्हें इस वक्त मिसिंग पर्सन बनाया हुआ है। और बनाया किस लिए है? बवक्त ज़रूरत
उनका फिर इस्तेमाल करने के लिए, नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। अब वापस आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी ये है कि ये जो 35 लाशें हैं, पुलिस इनको नहीं लेना चाहती। पुलिस कहती है कि हम इनको क्यों अपने ज़िम्मे लें, जब हमने गोली नहीं चलाई, हमने मारा नहीं, तो हमारे ज़िम्मे ये आपने क्यों डालना है। पुलिस जो है वो इससे भाग रही है, और दूसरी तरफ से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कह रही है कि ये आपने अपने खाते में लेनी है, क्योंकि लोगों ने अब पूछना शुरू कर दिया है और मामला आगे बढ़ेंगे। तो अब आप कहें कि उस दिन जो ऑपरेशन हुआ उसमें ये लाशें जो है वो गिरी हैं। अब मुबैना तौर पर मैंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है क्योंकि इस स्टोरी का डिनाइल आ सकता है। डिनाइल इसलिए आ सकता है कि सबसे पहला डिनाइल तो ये आ सकता है कि आईजी इस्लामाबाद कहेंगे कि मैं तो लाहौर में नहीं हूँ, लेकिन जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, मेरा उनसे सवाल है कि आपने क्या पिछले 2 3 4 दिन में आईजी इस्लामाबाद को कहीं देखा है, आपकी इंटरेक्शन हुई है, आप सारा दिन क्राइम को कवर करते हैं, वो कहीं आपको मौजूद पाए गए हैं। आपको भी मैं दावत देता हूँ, हालांकि वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपको पता है आईजी इस्लामाबाद बड़के भी मारते थे, सब कुछ था, लेकिन आपको अब वो गायब नजर आ रहे हैं। बहाना उनका आंख का ऑपरेशन है, ये हमें हतमी तौर पर नहीं पता कि उन्होंने वाकई आंख का ऑपरेशन करवाया या बहाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। कई दफ़ा ऑपरेशन तो डिले भी हो सकता था ना, कोई ऐसा इमरजेंसी ऑपरेशन तो नहीं था। कई दफ़ा जानबूझ के किसी चीज़ को ऐसे वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहाना भी जेन्युइन हो और अपना काम भी हो जाए। अब एक तरफ तो जो आईजी इस्लामाबाद है, वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो आंख के ऑपरेशन के बहाने के तौर पर लाहौर में है, और दूसरी तरफ जो दूसरे अफसरान हैं वो तमाम के तमाम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फिर हमें मौका मिला एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा कहीं उस डॉक्टर तक ना पहुंच जाए, वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर जो उस दिन ड्यूटी पर थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ोन्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस थीं जो उस दिन बंदूक हमारी आलमोस्ट कनपट्टी पर रख के वो वीडियोस जो है वो डिलीट करवाई गई। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के अगर हम आपको मनाजर बताएं तो आपको यकीन नहीं आएगा, फर्श पर लाशें बिखरी हुई थी और हम गिनने के काबिल नहीं थे कि कितनी लाशें हैं। उन्होंने कहा ये ज़रूर है कि अभी भी कई लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है वो ऐसी वीडियोस हैं, वो डरे हुए हैं, अभी शेयर नहीं कर रहे, लेकिन किसी ना किसी वक्त पर, मुनासिब वक्त पर ये वीडियोस जो है ये आवाम के साथ शेयर होंगी। ये उन्होंने वाज़ेह कहा कि उनके फ़ोनों के अंदर जो वीडियोस थी, ज़्यादातर लोगों से ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पर वो वीडियोस जो है वो डिलीट करवाई गई। लेकिन लाशों के बारे में उन्होंने भी ये कहा कि बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको नंबर नहीं बता सकता क्योंकि मैंने गिनी नहीं थी, लेकिन ये जो कहा जा रहा है ये झूठ कहा जा रहा है, लाशें कहीं इससे भी ज़्यादा थी। तो ये वो एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो हमने आपके सामने रखनी थी कि 35 लाशों का दबाव इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप इन्हें अपने खाते में लें, कि आपने मारे या आपका कोई इनकाउंटर हुआ या जिस भी तरह से ये पुलिस के खाते में जाए। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाहिर है अब ये जो लोग गुम हुए हैं इनका प्रेशर महसूस कर रही है क्योंकि लोग इनके बारे में पूछते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ आईजी का हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने कुछ फोरम्स के ऊपर बात करते हुए, अपनी कौमी असम्बली में भी बात करते हुए और फोरम्स पर भी जर्नलिस्टों के साथ बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि कोई गोली नहीं चली, कोई लाश नहीं गिरी। अगर कोई लाश गिरी है तो आप लाइए उस लाश को, उसका सबूत लाइए, आप लाइए, हमें बताइए, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दीजिए, उसका पूरा एड्रेस दीजिए। हालांकि 12 लोगों की तदफीन हो चुकी है, 13वें भी एक शहीद हो चुके हैं जिनकी तदफीन और जिनके तमाम लोगों का पता है, तो ये 13 लोगों का तो पता है कन्फर्म। लेकिन इसहाक डार जो है वो बिल्कुल रिबटल दे रहे हैं इस बात का कि हमने गोली नहीं चलाई, कोई वहाँ पर गोली नहीं चली, लाश ही नहीं गिरी। तो ये एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव आपके सामने मैंने रखा है कि किस तरीके से अब अंदर खाते ये लड़ाई शुरू हो गई है कि इन लाशों की जिम्मेदारी जो है वो किसने लेनी है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे, उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर की है, छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाएंगे, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा तज्जिया देंगे। ये सुनिए जरा। मुल्क का फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि डी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे और 12 शहादतें होती हैं, 200 से ज्यादा मिसिंग पर्संस अज्यूम्ड डेड। आपने सुन लिया कि उमर अयूब साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरीके से ये सारा जुल्म हुआ। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मेरे ख्याल में नैरेटिव वाइज जाहिर है वो असम्बली के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही कह सकते हैं या वैसे ही कहना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये गोली चलवा दी और शहबाज शरीफ के हुक्म पर लोगों पर गोली चली और लोग शहीद हो गए। अब ड्रॉप साइट की खबर तो वाज़ेह है कि ये मिलिट्री ने प्लान किया और उनके अहकाम के ऊपर ये गोली चली। अब ओवरऑल भी कंसेंसस यही हो रहा है कि ये इसमें शहबाज शरीफ या उसकी गवर्नमेंट के बस का काम नहीं था, ये उनकी औकात से ऊपर का काम था जो हुआ है। और ये गोली जो है ये शहबाज शरीफ के अहकाम से नहीं बल्कि ये मिलिट्री ने गालिबन फैसला किया है जो ड्रॉप साइट कह रहा है, और उसके बाद इस गोली को चलाने का और ये सब कुछ जो है वो फैसला हुआ है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की तफसीलात की फरहमी के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है ये खबर कि मोहसिन नकवी साहब के अलावा बाकी तमाम लोगों के जो टैक्स के गोशवारे हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो तमाम गोशवारे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब के गोशवारे जो हैं
वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे, ऐसे ही हो गया होगा, गलती लगी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी शोहरत है मुबैना तौर पर कि मोहसिन नकवी और उनकी बेगम ने बाहर बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और ये तासर भी दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इल गॉटन मनी से है। तासर दिया जाता है, मैं ये कहता हूँ। ये जो मीडिया के ऊपर डिफरेंट लोग इसके ऊपर तज्जिया करते हैं। इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट है कि दुबई के अंदर इनकी बेगम ने प्रॉपर्टी बना रखी है। तो ये ख़ास गुंजाइश या ये ख़ास आसाइश मोहसिन नकवी साहब को सिस्टम ने दे रखी है कि आप भले अपने कागजात नामजदगी जो है वो ना भी अपलोड करें, आपके कागजात नामजदगी तक हम किसी को भी एक्सेस नहीं देंगे, ताकि आपकी जितनी भी दौलत है वो छुपी रहे। अब दो इसमें नुकसान होंगे। एक, अगर दौलत सारी अपनी वाजे करेंगे तो फिर लोग तनकीद करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया और सवाल उठाएंगे, और दूसरा, अगर इसको छुपाएंगे तो फिर नाअहल करार पाए जाएंगे अगर किसी ने दौलत ढूंढ ली। तो दोनों सूरतों में मोहसिन नकवी फंस जाएंगे अगर अपने गोशवारे जो है उन्हें अपलोड करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने, चौधरी निजामुद्दीन ने ज़ाहिर करवा के दिया होगा, ये खसूसी प्यार, मोहब्बत और तवज्जो जो है वो मोहसिन नकवी साहब को दिलवाई है कि आप अपने असासे भले जो है वो ऑनलाइन ना डालें। अब एक वकील साहब ने अदालत से रुजू किया है और कहा है कि ये आइन के तहत बुनियादी हक है हर शहरी का। वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके असासों का सबको पता हो और हमें उनके जो गोशवारे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। अब अदालत ने नोटिस किया है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनके जो गोशवारे हैं वो इशू किए जाते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि जब मोहसिन नकवी साहब और चौधरी निजामुद्दीन की बात आए तो बेचारी कोर्ट्स भी हाथ खड़े कर देती हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें होता क्या है। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो खबर है पेशावर से। पेशावर में एक दुकानदार ने एक सीमेंट खरीदा, वो शायद फौजी सीमेंट था। आजकल मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फोरम्स के ऊपर डिफरेंट लोग, पब्लिक ही अमूमी तौर पर फौजी और अस्करी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रही है। ये जो वीडियो इमर्ज हुई है, इससे नजर आता है कि शायद एक दुकानदार ने फौजी सीमेंट खरीदा और वहां पर लोगों ने इसके ऊपर बहुत एहतजाज किया। क्या हुआ ये जरा देखिए। देख लिया आपने। तो एक तरफ ये सिनारियो है, ये सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। दूसरी तरफ जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है जो आईटी के, उनका बयान है। अगर वो किसी गोरे ने सुन लिया तो वो कहीं बेहोशी ना हो जाए वो बातचीत सुन के। जो उन्होंने कहा है कि हमने फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए एक्स को बंद किया है। पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर अब अग्रीड है कि ये जो सिटीजन जर्नलिज्म है, स्पेशली ये जो ट्विटर है, एक्स है, दूसरे फोरम्स हैं, इनकी वजह से फेक न्यूज़ का कला कमा होता है। क्योंकि जब फेक न्यूज़ कोई भी हुकूमत या कोई भी देता है, जैसे याद कीजिए डीपी ऑटक ने पिछले दिनों एक झूठी तस्वीर दिखाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो लोगों ने फ़ौरन उसे बस्ट कर दिया। इसी तरीके से अज़मा बुखारी ने एक इसी तरह की तस्वीर जो है वो ट्वीट की थी, और बहुत कुछ ये लोग करते हैं। सोशल मीडिया है जो फौरी तौर पर इन खबरों को फौरी तौर पर आश्कार कर देता है लोगों के ऊपर कि ये खबर सच है कि नहीं। लेकिन ये उलट कह रहे हैं, और कह रहे हैं हमने वीपीएन भी इसलिए बंद किया कि उससे झूठ फैल रहा था। आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट हुकूमत दे नहीं सकती, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। सुन लीजिए पार्लिमानी सेक्रेटरी मौसूफ कहते क्या है। देखो ना, जहाँ पे हमने ट्विटर पे बैन लगाया हुआ है, वीपीएन पे बैन लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ रही है। आप एक चंद दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बैन को यकीन दिलाता हूँ बहुत हद तक इंशाल्लाह ताला हम इसे काबू कर लेंगे। बहुत अच्छा सुन लिया आपने। तो ये इनकी सोच है, ये इनका मैं यही कह सकता हूँ कि ये इनकी सलाहियत है ओवरऑल, कि इनको लगता है कि एक्स को बंद कर देने से, इनको लगता है कि वीपीएन को बंद कर देने से शायद ये किसी न किसी तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है इनसे ये बच जाएंगे। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे। शाहिद अफरीदी साहब को आजकल डिजिटल दलालों के बाद जो मीडिया के अंदर है, उसके बाद आजकल शाहिद अफरीदी को इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी की जो छोटी मोटी क्रेडिबिलिटी है एज अ स्पोर्ट्समैन, उसको चौधरी साहब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी को कभी उर्दू ट्वीट लिख के दिए जाते हैं, कभी इंग्लिश ट्वीट लिख के दिए जाते हैं, और उनसे वो ट्वीट करवाए जाते हैं। अब एक फुटेज, एक पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट सामने आ गए कि शाहिद अफरीदी के जो ट्वीट्स हैं उनके ऊपर अगर आप कमेंट करें, पॉजिटिव रीट्वीट करें, तो आपको 500 रुपये मिलेंगे फ़ी इंगेजमेंट के। ये हम नहीं कह रहे, ये अब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल है। ये मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आई कि शाहिद अफरीदी बेचारे के साथ ये सब कुछ इन्होंने किया क्यों है, और अगर किया भी था तो उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये क्यों रखी। तो आप पढ़ सकते हैं, ये स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अगर आप रीट्वीट करेंगे, एक कमेंट करेंगे और आप इतनी रीच लेंगे तो आपको फिर 500 रुपये जो है वो फ़ी इंगेजमेंट जो है वो मिलेंगे। ये हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर है, हुकूमत की पार्टी की तरफ से या किसी चौधरी साहब के इदारे की तरफ से ये लोगों को ऑफ़र दी जा रही है, और सीधा सीधा लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ये करें, 500 रुपये मिलेंगे। हैरान को ना तक शाहिद अफरीदी साहब को भी मैं ये कहूँगा ह्यूमिलिएट किया गया इसमें, और दूसरे लोगों को भी। लेकिन ये टोटल औकात है, ये वो तरीका वारदात है जिससे आपको ये सारे डिजिटल दलाल जो है दिन रात काम करते नजर आते हैं। अगर आप सोच लें कि एक आम शख्स को रीट्वीट और कमेंट करने का 500 रुपये ये दे रहे हैं, तो फिर ये बड़े बड़े नाम जो जाली खबरें इनके कहने पे फैलाते हैं, उनको ये क्या कुछ नहीं देते होंगे।